बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान के अंदर चीनी सरमायाकारी के हवाले से जो चीनी हुकाम यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए आला सतही इजलास में ये फैसला किया गया है कि उनको भरपूर सिक्योरिटी फराम की जाएगी, क्योंकि मुल्क के अंदर सरमायाकारी को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग जो बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके हवाले से कुछ चैलेंजेस का सामना है इस वक्त पाकिस्तान को। सियासी जो इस वक्त बहरान है उसकी जो बात की जाती है और कहा जाता है कि सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से महाजराई कर रही हैं ये मुल्क के लिए अमन व अमान की सूरत हाल के लिए भी ख़तरे का बायस है। फिर दूसरी तरफ सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ बयानिए सामने आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमातें हैं, लेकिन उनके साथ बैठे हुए लोग भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जिससे ये गुमान गुजरता है कि कुछ बहरान पैदा करने में उनका भी हाथ है। ये कहा जाता है कि ये हम हुकूमत नहीं करना चाहते थे, हमें हुकूमत दी गई। अगर हुकूमत नहीं करना चाहते थे तो फिर वजारत उस्मा संभाली क्यों? दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं जो उसमें शामिल हुए थे वो ज़्यादा थे, इसलिए उनको हुकूमत बनाने की दावत दी जानी चाहिए थी। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने हुकूमत साजी क्यों की? और सबसे अहम मसला इस वक्त दरपेश है वो है KPK के अंदर। KPK के वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं। जब भी कोई ऐसा बयान देते हैं, जब मुलाकात करते हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात करें या कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात करें, तो सोशल मीडिया पे उनके अपने ही लोग, अपने ही पार्टी के रहनुमा उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। गोया कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये चाहते हैं कि महाजराई की सियासत चलती रहे, इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी पे PTI गामजन रहे, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें PTI को भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। फिर जजेस की बात की जाती है। 6 जजेस ने ख़त लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बना। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने तहकीकात करने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया। अब यह कहा जा रहा है कि शायद इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कुछ और खतूत भेजे गए और कुछ ऐसा मवाद भी भेजा गया दीगर जज साहिबान को, जो भी एक सवालिया निशान है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं। कुछ जजेस के मामलात पे वो जिस किस्म के बयान दे रहे हैं वो भी सोचने के और समझने के काबिल हैं। ज़रा सुनिएगा राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ क्या है। राना सनाउल्लाह साहब क्यों समझते हैं कुछ नहीं होगा? अगर कुछ नहीं होना तो फिर इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा क्यों किया गया? और फिर जिन जजेस ने ख़त लिखे थे उस पर भी सवालात उठते थे कि वो खुद कार्रवाई कर सकते थे, खुद फैसला दे सकते थे, उनके पास इंसाफ का तराजू उनके हाथ में है, लेकिन खुद फैसला देने के बजाय क्या ख़त लिखकर महज इसको एक इशू बना दिया गया? इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार हैं। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। अतर काज़मी साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार, अतर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ इहसान साहब मुल्क के मुमताज़ कानूनदान, वो भी शरीक गुफ्तगू होंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे। राना साहब की बातचीत भी आपने सुनी। जो इस वक्त मुल्क के अंदर मजमूई माहौल बना हुआ है, ये कह देना क्या काफ़ी है कि कुछ नहीं होगा? ख़त सामने आ गए तब भी कुछ नहीं होगा। जजेस को ख़त भेजे जा रहे हैं, उनके अंदर जहरीला मवाद मौजूद है, उसकी भी तहकीकात होंगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम उसी दायरे के अंदर घूमते चले जा रहे हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा, कोई नतीजा निकला नहीं, कोई कमीशन बन जाते हैं, उसका कोई फैसला नहीं होता। फिर तो इदारों के ऊपर जो इस वक्त एतराज़ उठ रहे हैं, इदारों पर तनकीद की जा रही है, इदारों के साथ टकराव की जो पॉलिसी है, कुछ नहीं होगा। 9 मई का भी एक बड़ा शोर था कि बहुत की कार्रवाई होगी, उससे भी लोग अब निकलना शुरू हो गए। हालात इसी तरह चलते रहेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता। पहली बात, आपने 9 मई की बात की, मैं समझता हूँ 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ होंगी। हमारा प्रोसिक्यूशन का और अदालती निज़ाम ज़रूर ऐसा है कि यहाँ मुल्ज़मान को ज़मानतें मिल जाती हैं, केस लंबा हो जाता है, वकील केस लंबा करने का हुनर जानते हैं, और उस वजह से शायद सिर्फ़ एक जगह गुजरांवाला में 51 लोगों को सज़ाएँ हो सकी हैं, बाकी 36 मकामात पर अभी सज़ाएँ नहीं हुई हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में वो सज़ाएँ होंगी, और इस हवाले से यह सेनेट मुकम्मल होने के बाद आइन साजी का रास्ता भी खुल सकता है। जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला तनाज़ा है उसके लिए आइन साजी और कानून साजी भी हो सकती है, और उसके ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि फ़ौज उनके मिलिट्री ट्रायल करने पर साबित कदम है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि 9 मई को हमारी अदलिया ने कोई सानिया नहीं समझा है। उनके लिए ये मामूल के जराइम थे, उनके लिए ये मामूल के एक्शन थे, जैसे कहीं बलवा हो गया, कहीं कुछ हो गया। उन्होंने, अदलिया ने इसकी वो सेंसिटिविटी नहीं ली है
जो ली जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मुल्ज़मान जो हैं ये सज़ाओं से नहीं बच सकेंगे। अब जो आपने बाकी बात की है, जो मंजरनामा पेश किया है जजों के खतूत के हवाले से जो अब मिल रहे हैं, इन खतूत में क्या मवाद जो है वो अब तक सामने आया है? एक तो स्टार्च सामने आई है माया, और एक वो सियान वो सामने आया है। ये दोनों जो हैं पाउडर, ये आम पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, और ये तब तक जहरीले नहीं हैं जब तक आप इनको खाएं ना। जैसे कि हमारे घर की ख़वातीन घरों में कपड़ों को स्टार्च लगाती हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये खानी नहीं है, इसको हाथ लगाने से कोई जहर नहीं फैलता है। मुझे ये खतूत भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगते हैं। जिस तरह वो खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है, फिर उसके फॉलोअप के तौर पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ख़त है, ताकि एक कैंपेन और टेम्पो बनाया जा सके अदलिया के हवाले से। ये जो खतूत हैं ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उन्हीं खतूत के फॉलोअप में, ताकि उन खतूत को जिंदा रखा जा सके। इन तो राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मुजम्मिल मुझे साहब नहीं कुछ लगता नहीं कि अगर निकलेगा। किसी ने वाकई जी मुश्किल है निकलना, मैं एग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि तब निकलेगा जब इंक्वायरी होगी, जब तफ्तीश होगी, तहकीक होगी। तफ्तीश और तहकीक का तो रास्ता रोका गया है ना सू मोटो फुल बैंक, क्योंकि अदालत के पास तो तफ्तीश और तहकीक करने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। ये तो किसी जज को तहकीकी अफसर मुकर्रर करेंगे, वो फिर आगे जो है अपने लिए टीम बनाएगा, और फिर एक जज को जब आप तहकीकी अफसर मुकर्रर करेंगे तो वो फिर उस पर जिरा भी होगी कि तुमने कैसी तहकीक की है। जैसे कि एक तहकीकी अफसर के तफ्तीशी अफसर के ऊपर जिरा होती है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज है जो ये तफ्तीश करेगा और फिर अपने ऊपर जिरा करवाने के लिए भी तैयार होगा अपनी तफ्तीश पर? तो मेरे ख्याल में जब तक आप तफ्तीश और तहकीक का रास्ता रोकते रहेंगे, देखें शौकत सदीकी वाले मामले पर में क्या हुआ, तब साकिब निसार साहब ने इन्वेस्टिगेशन का रास्ता रोका। उन्होंने हश करने के लिए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बदफौरी तौर पर सजा सुना दी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि शौकत सदीकी के इल्ज़ामात पर तफ्तीश नहीं हुई है, और आज फिर जो जजिस का खाता है उस पर तफ्तीश का रास्ता रोका जा रहा है। भाई आप तफ्तीश होने दें, जब तफ्तीश का रास्ता रोकेंगे तो फिर मुलजिम तक तो मुजरिम तक तो नहीं पहुंचा जा सकेगा। तो मेरे ख्याल में जब भी ऐसे मामले होते हैं तो जो फरीक तफ्तीश और तहकीक का रास्ता रोक रहा होता है वो दरअसल गिल्टी होता है, क्योंकि वो तफ्तीश का रास्ता रोक रहा है। जो तफ्तीश का रास्ता रोकेगा पहला शक उस पर जाएगा कि वो बेनिफिशरी है। तो यहाँ देख ले किसने तफ्तीश और तहकीक का रास्ता रोका। ठीक है, मैं अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुजम्मिल साहब आप आऊँगा वापस आपकी तरफ। अतर काज़मी साहब, ये जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं कि तफ्तीश और तहकीक का रास्ता रोका गया, वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकते हैं सारी सियासी जमातों के, लेकिन जिस किस्म का माहौल बनता चला जा रहा है, बेशक ये फास्ट ऑपरेशन हो, ये ख़त लिखना, लेकिन माहौल तो ऐसा ही बन रहा है कि शायद जजेस से भी कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ राज़ी हैं, फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें इस हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ माजराई की तरफ जा चुकी हैं, जिससे अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये बहरान टलेगा तो कैसे टलेगा। फिर सियासी जमातों के अंदर से आवाज़ें हम देखते हैं, PTI को अपने अंदर से मुखालफत का सामना है, PML के अपने लोग कह रहे हैं जी कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। क्या माहौल बन रहा है? देखिए, एक चीज देखनी चाहिए कि सियासत आप जरूर करें, हर किसी ने करनी है सियासत, सारी सियासी जमातें करती हैं, सियासी बयानियां भी बनाते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी करते हैं। लेकिन जिस तरह शुरू में आपने जिक्र किया, अगर KPK के वजीर आला या उनकी कैबिनेट की कोर कमांडर साहब से मीटिंग हुई है या वहां पे उन्होंने इकट्ठी अफ्तारी की है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये तो देखिए मुल्क के इदारे हैं ना, आपने मुल्क के इदारों के साथ चलना है, वो हसास सूबा है, वहां पे हुकूमत अगर उनके साथ काम नहीं करेगी तो किसके साथ काम करेगी? जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि सियासत जरूर करें, लेकिन खुदारा चीजों को उस नहज पे ना पहुंचाएं कि जहां पे ये तासुर मिले कि अदलिया के साथ या खुदा ना खास्ता किसी और इदारे के साथ किसी सियासी जमात की जंग है। नहीं, ये कतन जो है मुल्क के हक में नहीं है। ये हमारे इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, फौज हो, दीगर हो, वो मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ये नहीं हो सकता। अतर काज़मी साहब, अगर मुझे आप इजाज़त दें, बैरिस्टर साहब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि वो खुद इस पर उनके एक स्टेटमेंट भी मेरे सामने है, उनसे भी हम इनपुट ले लें ताकि अक्सर सूरत हाल भी सामने आ सके। बैरिस्टर साहब साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। साहब साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ खबरें सामने आई पहले कि जी अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला और काबीना के अरकान मिले कोर कमांडर साहब से, उसमें सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, फिर आपका जो वीडियो बयान सामने आया
उसके बाद सूरत हाल क्लियर हुई, लेकिन कुछ लोग बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से भी। तो तनकीद करने वाले तो अल्लाह और उसके रसूल पे भी तनकीद करते रहे हैं तारीख के मुख्तलिफ अदवार में। हरज की बात पर तनकीद करने का मतलब यही है कि वो एक अच्छा काम है और वो जो किया गया है तो कुछ बाज़ बदनीयतों को तकलीफ पहुंची है। मैं समझता हूं कि तनकीद मेरी नज़र से तो जो गुजरी है वो खैबर पख्तूनख्वा की एक टांगा पार्टी है जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था गुज़श्ता इंतखाबात में। उन्हीं के एक नाम नहाद तर्जुमान साहब ने कोई बयान दिया था और वो गलत दिया था। उन्होंने ये बयान दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास कोर हेडक्वार्टर में हुआ है, जो कि एक बिल्कुल बेबुनियाद और लफ्ज़ किस्म की बात थी। और हमने जो जैसे मैंने अपने कहा है वजाहत की है कि वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो खैबर पख्तूनख्वा में है उस पर ब्रीफिंग हुई थी। तो ब्रीफिंग में और इजलास में, काबीना के इजलास में बड़ा फ़र्क है। अब तनकीद करने वालों की अगर आप मुझे कोई तफसील बताएंगे तो फिर मैं उस पर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूंगा। सैफ साहब, रऊफ हसन साहब ने कहा कि जी अली मीर गंडापुर साहब नहीं गए, पार्टी के बाज़ और रहनुमा भी इस हवाले से कह रहे हैं जी कि हमें इस मुलाकात का इल्म नहीं है, लीडरशिप से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। कोई इस किस्म की PTI के अंदर भी ऐसी सोच है? मुझे रऊफ हसन साहब के बयान का तो पता नहीं है, वो तो पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। तो उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली, क्यों कहा है, ये तो बेहतर है कि वो उसकी वजाहत खुद ही करें। लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ताल्लुक है तो कोर कमांडर साहब की तरफ से हमें दावत दी गई थी कि आप आएँ, हम आपको सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देना चाहते हैं। तो हमारी काबीना और बशमूल चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर जो सीनियर इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो भी साथ थे और काबीना के भी मेंबरान थे। और वहाँ पर हमें बताया गया कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या सूरत हाल है, फ़ौज क्या कर रही है और मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है। और इस हवाले से हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें बाहमी ताउन को कैसे हमने मजबूत करना है ताकि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इस हवाले से मीटिंग थी और वो चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो अफ्तार की दावत थी, अफ्तार की दावत हुई और फिर ये मीटिंग। वैसे साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा अगर मैं चंद मिनट और उठा लूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उस पर आप क्या कहेंगे? KPK के अंदर कोई बड़ा चैलेंज है? क्योंकि कुछ खबरें इस किस्म की आ रही। जी मुजम्मिल साहब भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मुजम्मिल सरवर्दी साहब। जी बैरिस्टर साहब मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, हर सूबे में एपेक्स कमेटी मौजूद है जिनके इजलासों में कोर कमांडर शरीक होते हैं, सेक्टर कमांडर शरीक होते हैं, लेकिन ये इजलास वज़ीर आला के दफातर में होते हैं। कैबिनेट मौजूद होती है, कोर कमांडर, सेक्टर कमांडर वज़ीर आला के दफ्तर में आते हैं और वहाँ पर ये इजलास होते हैं। पंजाब में एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, सिंध में होता है, बलूचिस्तान में होता है, KP में भी होता है। ये आपने नई रिवायत डाली है कि पूरी हुकूमत उठ के कोर कमांडर के घर चली गई है एपेक्स कमेटी का इजलास करने। जी मुजम्मिल साहब, मुझे आपसे इसी किस्म के ख्यालात और सवाल की तवक्कुत थी जब मैंने आपका नाम सुना। और जब मुजम्मिल ने क्या नाम है नसरुल्लाह साहब ने मुझसे पहले सवाल किया तो मैंने इसीलिए कहा कि तनकीद करने वालों की जरा मुझे तारुफ करा दे तो मैं उनके लेवल पे आके फिर बात करूंगा। नहीं, मैंने तो कहा एपेक्स कमेटियों के इजलास मेरी बात सुने ना। ओहो, इतनी लंबा आपने सवाल किया, मेरी बात का अब हौसला करें ना मुजम्मिल साहब, आप बड़े मंजे हुए साथी हैं, थोड़ा हौसला भी करें ना। सिर्फ एक वन साइडेड बयान तो नहीं होता ना, दूसरे को भी सुने जी। एपेक्स कमेटी है, बिल्कुल हमारी भी है। हमारी एपेक्स कमेटी का इजलास होता है और जब होता है तो कोर कमांडर साहब और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान हैं, सरबराहान हैं, वो आते हैं, शरीक होते हैं। मैंने वजाहत कर दी कि ये एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं था मोहतरम, ये सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग थी। और आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग जो है वो जब होती है तो उसमें आर्मी के दीगर अफसरान भी थे, सिक्योरिटी डाटा होता है, उनके कुछ क्या कहते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जो कि वो बाहर आके देना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए उन्होंने हमें कहा, दावत दी कि आप आए, हमारे साथ अफ्तार भी करें और हम आपके साथ ये गपशप भी लगाएंगे इन इश्यूज पे। तो एक इनफॉर्मल माहौल में हमारी वहाँ मुलाकात हुई। वो मुलाकात अल्लाह के करम से हमारे वजीर आला साहब गाड़ी की डिग्गी में छुप के नहीं गए थे कोर हेडक्वार्टर, और ना ही वो रात के अंधेरे में किसी के साथ जाकर वहां पे डीलें करने गए थे। हम खुलम खुला गए थे, सब सूबे के अफसरान थे, पूरी काबीना थी
और पाकिस्तान की फौज के कोर कमांडर के हेडक्वार्टर में गए थे, इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में नहीं गए थे। इसलिए कोई ऐसी ना कोई बात है, ना कोई छुपाने वाली बात है, ना कोई इसमें गैर इखलाकी गैर आईनी बात है। बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का बता दीजिएगा केपीके के हवाले से। सर बिल्कुल, केपीके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नॉर्मली जो जनरल सिचुएशन है वो ठीक है, वो तो कंट्रोल में है। पुलिस है, हमारे बाकी लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, वो अपनी सलाहियत और इस्तेदाद के मुताबिक एक्शन कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे दहशतगर्दी का जो एक अलग से एक फैक्टर है, और वो भी तहरीक तालिबान रिलेटेड दहशतगर्दी, उसके वाकयात यकीनन हो रहे हैं, और वो भी ज्यादातर सरहदी इलाकों में जो अफगानिस्तान से मुत्तसिल इदारे हैं, वहाँ आर्मी की चेक पोस्टों पर या आर्मी की या सरकारी इदारों पे कॉन्वॉइस पर रोड साइड पे हमले हो रहे हैं। टारगेट किलिंग के भी वाकयात हैं, और उसकी एक बुनियादी वजह क्या है? एक तो 20 साल जंग है जो वहाँ लड़ी गई, उसके यकीनन असरात कुछ अरसा रहेंगे, और बदकिस्मती से हमारी स्टेट पॉलिसीज भी कुछ इस तरह रही हैं कि हम कभी एक पॉलिसी इख्तियार करते हैं, कभी हमारे दोस्त एक साइड पे होते हैं, कभी दूसरी तरफ होते हैं। तो यकीनन वो कंफ्यूजन की वजह से ये हालात अब तक मैनेज नहीं हो सके। और एक और चीज जो हमें सूबे में डायरेक्ट मुतासिर कर रही है, वो वफाक की तरफ से हमारे बकायाजात की अदायगी में रुकावट है। चूंकि वफाक हमें हमारे बकायाजात नहीं दे रहा, हमें वो पैसे नहीं दे रहा जो उसको कमिट किए हैं और जो उनको देने चाहिए, तो हम यकीनन अपनी पुलिस और सिक्योरिटी सूरत हाल जो हमारी है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो इखराजात नहीं कर पा रहे जो हमें करने चाहिए, जिनकी हमें जरूरत है। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से मुजम्मिल साहब को कहूंगा कि अपने दोस्तों को कहें कि हमें हमारे पैसे वापस कर दें, तो हम उनसे हम इस सूरत हाल को मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। केपीके के जो फंड्स हैं ज़रूर मिलने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को उससे निपटने के लिए। दहशतगर्दी से एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे यहीं से कि आखिर फिर सियासी जमातों के अंदर विद इन पार्टी जो तनकीद शुरू होती है, क्या सियासी लीडरशिप जो उस पार्टी की होती है उसके एतमाद के बगैर ही इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं PMLN के अंदर या PTI के अंदर? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर ज़ैद खान साहब। ज़ैद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने का। आपसे भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। हाफिज़ एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर कानूनदान है। हाफिज़ एहसान साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी हम बहस कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, राणा साहब ने भी कहा कि जो खतूत लिखे गए, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है जजेस का, होगा क्या आखिर? पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा तूफान उठा, तूफान अब बैठता हुआ दिखाई देता है, कुछ नहीं होगा, राणा सना साहब तो कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसका कुछ निकलना चाहिए वो इसलिए इसका निकलना चाहिए कि अगर शौकत सिद्दीकी साहब मामले के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर लेती तो शायद जो इस दफ़ा लेटर लिखा गया है और जिस लेटर के अंदर उस लेटर का जिक्र भी किया गया है तो ये नौबत ना आती उस चीज़ के अंदर। चूँकि मलिक साहब, दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उन दोनों के लिए ज़रूरी ये है कि अगर ये मामला आ गया है तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए। और किस तरह होना चाहिए? चूँकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला है, तो उसका बेस्ट फोरम जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक फ़ैसला किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये लेटर भी किसी सूरत लीक नहीं आना चाहिए था, चूँकि जिस लेवल का ये इशू था, अगर ये मीडिया पे ना आता तो शायद इस वक्त इसकी कोई करवट थी इंक्वायरी या किसी इन्वेस्टिगेशन की तरफ मुड़ जानी थी। लेकिन चूंकि मीडिया के अंदर आ गया, और उस मीडिया के अंदर जो था, जो फॉलोअप के अंदर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग्स की और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, तो जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया तो सारे का सारा जो था मामला वो एग्जेक्टिव की तरफ जाना शुरू हो गया कि शायद एग्जेक्टिव खूब चाह रही है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उस साथ कहा गया कि चीफ जस्टिस को एग्जेक्टिव को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो परसों की हियरिंग गई वो सारे मामलात जो थे वो क्लियर हुए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही इनिशिएटिव था। सुप्रीम कोर्ट ने ही चीफ एग्जेक्टिव बुलाया, चीफ एग्जेक्टिव ने अपनी जो कंसेंसस था वो दिया, और जो जजेस के ने जो नाम दिया था इनका चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। तो लिहाजा और TORs भी जो थे वो उनकी कंसेंट के साथ बने थे और उन्होंने इसको इम्प्रूव भी किया था। अब अगर मामला यहाँ पे रुक जाता तो मेरा ख्याल ये है कि वो ईद के बाद जिस तरह उन्होंने फरमाया था कि मैं इस पे कार्रवाई शुरू करूँगा, तो चीज़ें आगे बढ़ जानी थी।
अब हमने सारा कुछ डाल दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रिजाइन करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रिजाइन करे और इसको फुल कोर्ट के अंदर लेके जाया जाए, जानते बूझते इस चीज के अंदर कि ना ये आर्टिकल 209 का केस है, ना ये आर्टिकल 184(3) का केस है। चूंकि इसके अंदर अगर आपने इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर फोरम चाहिए, और वो प्रॉपर फोरम जो है वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ही है। अब भी अगर फुल कोर्ट बैठती है तो उसकी 2-3 और मलिक साहब लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। जी जी, एक ही आएगी अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और आर्टिकल 10A की बात करते हैं तो अगर कोई वो फैसला करता है तो उसकी अपील फिर कौन सुनेगा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, सेक्शन 5 के अंदर है। अगर ये सारे जज खुद ही एक दफ़ा फुल कोर्ट के अंदर बैठ जाते हैं और कमीशन इंटरनली या गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके बनाते हैं, तो वो जजेस जो पहले फुल कोर्ट के अंदर बैठे थे, क्या वो फिर इंडिपेंडेंट होंगे? क्या वो दोबारा जब अपनी रिपोर्ट भिजवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो क्या वो रिपोर्ट भिजवा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को कंसीडर कर सकती है? या वो प्रोसेस क्या होगा कि जब हमने एक रिटायर्ड जज का मामला कर दिया है, या अगर सारे जज बैठ जाते हैं तो फिर क्या ये मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस से करवाना चाहिए? तो फिर ये होगा कि उनकी सीनियरिटी कैसी है, वो किस लेवल के हैं, कि क्या वो इन जजेस को अपने यहाँ बुला सकते हैं, चूंकि जजेस की सीनियरिटी भी जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या एक हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के अंदर दूसरे प्रोविंस के जजेस जा सकते हैं? तो ये सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो आएंगी, एक मुनासिब फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसको एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल नैरेटिव था उससे बात जो है वो 30 दिन आगे चलेगी। अब आगे देखें क्या होता है, और फिर अल्टीमेटली हमें फिर भी ट्रस्ट करना चाहिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कहते हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। ज़ैद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अवामी नेशनल पार्टी के तर्जमान भी हैं, सेनेटर हैं, सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान के। ज़ैद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका पुराने वक्त देने का। ज़ैद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हैं, वो मिलते हैं कोर कमांडर पेशावर से, तनकीद शुरू कर दी जाती है, सियासी जमातें तनकीद करती हैं। क्या बाकी सियासी जमातें जब मिलती हैं तो PTI के लोग नहीं मिल सकते, PTI के वज़ीर आला नहीं मिल सकते? नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने उसके सुना, उसकी लैंग्वेज भी मैंने सुना, और उसने जिस लैंग्वेज में मुजम्मिल साहब को जवाब दे रहा था, तो मुझे हैरत इस बात पे थी कि अतर काज़मी साहब खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। नहीं, ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हर एक तबका तकसीम हो गया, हकीकत की तरफ कोई नहीं आता है। मैं अभी उस पे सवाल पे आपके आता हूँ। इससे ये पूछना चाहता कि देखिए, आपको याद होगा कि 2009 में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में थी, हुकूमत हमारी थी और हमारा चीफ मिनिस्टर हैदर खान हुती था, और उसके साथ कैबिनेट नहीं होती थी। कैबिनेट के एक सीनियर वजीर होते थे, 2 हम पार्टी के नुमाइंदे के साथ होते थे, और गवर्नर हाउस में ये FX कमेटी की मीटिंग होती थी। कभी कोर कमांडर के घर में मीटिंग नहीं हुई, ये गलत बता रहे हैं। और अगर वो बुलाते हैं उसको उस पे अवतार पार्टी पे, तो फिर उसमें दहशतगर्दी की क्या बात हुई? लेकिन आप सेब साहब का मालूम है आपको कि ये तो MKM में भी था, और अभी जो पिछली हुकूमत थी, ये किसकी नुमाइंदा है? ये तो उस सूबे के भी नुमाइंदा नहीं है। जिसका नुमाइंदे है उसके लिए कहा 40,000 लोग जब आए तो इसको अगर पकड़ लिया, इससे पूछा जाएगा कि वो लोग कहाँ बसे। मेरे सूबे के तो बर्बाद किया, हमारा तो वहां पे ये तो गलत कह रहे। जब हम उस पर चीख रहे थे कि जी लोग आ गए गढ़ विचार में, ये मानने को तैयार नहीं था। ये कहता कोई बंदे नहीं आए। जब एक कैप्टन को और एक डीएसपी को किडनैप किया और वहां पे बिठा दिया, और फिर एक्शन जब हुआ तो फिर ये सारा माने कि ये सूरत हाल है। हम ये कहते हैं सब सवाल ये है कि मुलाकात अगर पीटती है तो इतराज आपको क्यों है? हमें इतराज नहीं है। हमने तो यही कहा था कि ये छुपा क्यों रहे हैं। आपको पता है कि ये कब हुए? ये 4 दिन पहले हुए थे। ये क्यों छुपा रहे थे? अगर उसमें वाकई ये इसमें वो अफसारी पे बुलाए थे और ये बातें तो ये कह देते, वो तो तस्वीर भी आ जाते, बयान भी आते हैं। लेकिन अगर आज छुप के जाते हैं तो जाहिर है कि फिर दाल में कुछ काला तो है। ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद गए हैं और आपको साफ कॉर्नर अभी नजर आता जाएगा, क्योंकि वहां से ये एक कनेक्शन मिल रहा है और ये कनेक्शन हमारे पास प्रूफ है। ये कनेक्शन जिस तरीके से मिलके यहाँ पे जो हमारा इमरान खान साहब है, ये देखिए वो उसका स्पोक्समैन कह रहे कि वो इमरान खान के कहने पे उसने मुलाकात की है, और ये खुद कहते कि नहीं हमें उसने बुलाया। तो फिर बता दे कि जब बातों में इतने तजाद हो तो फिर तो यही इंसान पूछता है। और क्योंकि हमारा सुबह है, हमें पता है कि हमारे वहाँ पे कितनी क्या सूरत हाल है। हमारे यहाँ पे लोगों के पास तनख्वाही नहीं है, इनके पास के लोगों को तनख्वाह भी दे।
अब हमारे सुबह जो सबसे देखिए, एक हमारे वक्त में दहशतगर्दी थी, हमने 18 अमेंडमेंट में सूबाई खुद मुख्तियारी में इख्तियारात लिए थे। हमारी दहशतगर्दी के साथ हम दहशतगर्दी में लड़ भी रहे थे और हम डेवलपमेंट काम भी कर रहे थे। और हमारा जब हम हुकूमत छोड़ रहे थे तो 86 अरब मकरूज था, अभी 1000 अरब है। ये हमें बता दे कि इन्हें क्या किया है उधर, कितना काम किया कि जितना 1000 अरब रुपए हमारा सुबह मकरूज हो गया। तो हमारा सुबह तो खुश था इन लोगों को। और हमारे ये जो ये कह रहे हैं कि जी टांगा पार्टी नहीं है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि पूरा पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो तो इमरान खान को तो कुछ देना है ना, बिन अल-अक़वामी सतह पे प्रेशर से को दूर करने के लिए। तो हमारा सुबह उसकी किस्मत में दे देता है, दे दिया है। लेकिन ये हकीकत है कि ये गलत बात कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है, वो कौन को बताना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तार, आपसे बाद में भी तफसीली बात होगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वक्त देने का। काज़मी साहब, दोनों सूरत आपके सामने आ चुकी है। बैरिस्टर साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुना, ज़ाहिद खान साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुना। इस बात में तो कोई शक नहीं कि मुलाकातें होनी चाहिए, बर्फ़ पिघलनी चाहिए, दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन जब ज़ाहिद साहब ने बात की कि 4 दिन पुरानी मुलाकात, उसको 4 दिन छुपा के रखा गया, ये क्यों किया तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने? देखिए, पहली बात तो जो जाहिद साहब कह रहे थे कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कोई बात कर रहे थे और मैं मुस्कुरा रहा था। देखें, अब हमें आदत होगी कि हम एक दूसरे के साथ लड़ें, एक दूसरे पे चीखें, उस पे किसी को कोई इतराज नहीं होता। अच्छे माहौल में बात हो रही हो तो इतराज होता है। मेरे ख्याल में जाहिद साहब को जो पहले जवाब देना चाहिए ना, ये खैबर पख्तूनख्वा की इनको इतनी फिक्र है और अहमद वली को इन्होंने बलोचिस्तान से सेनेटर बना दिया है। 4 दिन उसने खड़े होकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीरें की हैं और एक सेनेट की सीट के लिए वो बलोचिस्तान चले गए। मतलब जाहिद खान साहब का बनता है कि वो यहाँ पे आके किसी पे तनकीद करें। किधर गया आज बाचा खान का नजरिया, कि बाचा खान का नजरिया बलोचिस्तान पहुंच गया। ये तो कहते थे कि हम खैबर पख्तूनख्वा के वारिस हैं और खैबर पख्तूनख्वा के ये हैं, और 4 दिन इन्होंने फौज को भी रगड़ा, एस्टेब्लिशमेंट को भी रगड़ा, सब कुछ किया और उसके बाद जना के चले गए। किसने वोट दिया इनको बलोचिस्तान में? किस तरह ये मुंतखब हो गए? कितनी सीटें एनपी की बलोचिस्तान से? तो ये मतलब अपनी तो बात करनी नहीं और हम हमारे से आके पूछ रहे। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास इस वक्त इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि ये किसी से क्वेश्चन कर सकें। दूसरी बात ये है, जहां तक कोर कमांडर साहब से मुलाकात का ताल्लुक है, नसरुल्लाह मलिक साहब, यहाँ पे कितनी शहादतें हुई हैं पिछले 1 महीने के दौरान हमारे जवानों की? कितने अफसरान की शहादतें हुई हैं, कितने पुलिस वालों की शहादतें हुई हैं? अगर कोई सियासी जमात या हुकूमत इदारों के साथ एंगेज कर रही है, हाँ, अगर कोई सियासी गठजोड़ हो रहा है, हुकूमत गिराने की कोई साजिश हो रही है, तो आप भी एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, मैं भी करता हूँ, मुजम्मिल साहब भी करते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी के हवाले से सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता ये कोई इदारे जो हैं वो कहीं और से तो नहीं आए, ये हमारे इदारे हैं। अफसरान रोज शहादतें दे रहे हैं, अगर आपने उनको ऑन बोर्ड नहीं लेना, इसलिए कि ये अवाम के लिए वहां पे इदारे, और अगर अवाम की हुकूमतें उनसे एंगेज नहीं करेंगी तो कौन करेगा? बाकी जो सियासी किरदार है किसी भी इदारे का, उस पर आप भी तनकीद करते हैं, मुजम्मिल साहब भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, उस पर हम सबका मौक़िफ़ एक है। बिल्कुल ठीक है। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुजम्मिल साहब और हाफिज एहसान साहब के सामने भी ये सूरत रखेंगे कि इतनी तफरीक पैदा हो चुकी है कि हम शायद किसी पॉजिटिव काम को भी कबूल करने को तैयार नहीं है। इससे हम कैसे निकलेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये जो मुलाकात हुई है जिसकी तस्दीक की जा रही है, जैसे ज़ाहिद खान साहब ने कहा 4 दिन पुरानी मुलाकात है, पीटीआई को ज़रूरत क्यों महसूस हुई उसे छुपाने की? उसके बाद फिर स्टेटमेंट जारी की गई। दूसरा, सियासी जमातों के अंदर, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा था, जब लतीफ़ साहब के बयान देख लें, राना सनाउल्लाह साहब के बयान देख लें, पीटीआई की लीडरशिप के अंदर जो तजादात हैं, बयान हैं, एक दूसरे को स्पोक्स पर्सन से हटाने की बातें होती हैं, ये सियासी जमातों को किस तरफ लेकर जा रही हैं? पहली बात तो ये है कि देखें, मुलाकात पर किसी को इतराज़ नहीं है। यहाँ तो वो एक इनफॉर्मल इफ्तार था, तो आप कह दें कि इनफॉर्मल इफ्तार था, उन्होंने ज़ाती हैसियत में इफ्तार पर बुलाया और हम चले गए। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि इनफॉर्मल इफ्तार था और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग दी गई। अगर सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग होनी चाहिए तो वो एपेक्स कमेटी में होगी, वो कोई कोर कमांडर हाउस में तो हो नहीं सकती। उसका फोरम जो बनाया गया है वो एपेक्स कमेटी है। तमाम कोर कमांडर्स एपेक्स कमेटी में, हसास इदारों के अफसरान एपेक्स कमेटी में आकर ही सिक्योरिटी की ब्रीफिंग देते हैं। अगर आप कोर कमांडर के घर जाते हैं तो फिर आप, एक ये भी बड़ी अजीब बात है। अच्छा, कुछ हमारी मालूमात मुजम्मिल साहब, कुछ हमारी मालूमात ये है कि ये कोर हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई है। तो आप बात समझे ना,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अडयाला में जो 804 नंबर कैदी है, उससे जब सहाफ़ी मिलते हैं तो वो तो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बातें करता है, वो DGI के ख़िलाफ़ बातें करता है, वो कहता है वो मेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं, और ये कोर हेडक्वार्टर में बैठे हैं। जमात का भी कोई एक बात बतानी चाहिए ना इनको कि एक पॉलिसी तो हो ना इनकी एक इदारे के हवाले से। एक तरफ कत्ल के इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ कोर हेडक्वार्टर में बैठे हैं। हम सिर्फ तजाद की बात करते हैं। हम ये भी बात करते हैं कि अगर आप सिविल बालादस्ती का नारा लगाते हैं और आप कहते हैं कि इस मुल्क में सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, तो फिर आपको कोर हेडक्वार्टर नहीं जाना चाहिए, फिर आपको कोर कमांडर को वज़ीर आला के दफ्तर में बुलाना चाहिए, फिर तो सिविल बालादस्ती है। अगर आपने कोर हेडक्वार्टर ही जाना है तो फिर आपको दूसरों पर तनकीद करने का हक नहीं है। फिर आप दूसरों से ना कहें कि जी वो ये करते हैं, वो तो देखें वहाँ चले जाते हैं, तो हम तो बड़े दूध के धुले हैं। आप भी कोर हेडक्वार्टर चले जाते हैं पूरी काबीना को लेकर और कहते हैं हम सरे खम तस्लीम हाजिर खिदमत हैं आपके पास। तो इसलिए हम सिर्फ इस दो अमली और तजाद की बात कर रहे हैं। हमें जाने पर कोई इतराज़ नहीं है, हमें उस बयानिए पर इतराज़ है कि आप बयानियाँ भी बनाएं और चले भी जाएं, दो काम ना करें, कौम को कंफ्यूज ना करें। या आप कहें कि जी हम चले गए हैं, आपको एलामिया जारी करना चाहिए था कि हम आज गए, हमने इफ्तार में शिरकत की, वहाँ हमें सिक्योरिटी की ब्रीफिंग दी गई, हम सब कोर को हेडक्वार्टर में मौजूद थे। आपने एलामिया भी जारी नहीं किया, आप छुपाते भी रहे, और जब खबर बाहर आ गई है तो निकालने वालों को तानाजनी करते हैं, सवाल करने वालों को तानाजनी करते हैं। पुराना तरीका है तहरीक इंसाफ का कि जब सवाल का जवाब ना हो तो फिर अगले पर हमला कर दो ताकि सवाल जो है वो गुम जाए हमले के अंदर। लेकिन ये सवाल मौजूद रहेगा हर जगह कि अगर आपको सिक्योरिटी की ब्रीफिंग चाहिए थी। आज पंजाब में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, चंद दिन पहले सिंध में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, कोर कमांडर शरीक होते हैं। अब नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में शरीक होते हैं। ये अनोखे सिक्योरिटी की ब्रीफिंग लेने कोर हेडक्वार्टर ही चले गए हैं। तो ये वैसे कहें कि हम ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, हम NRO चाहते हैं, हमने जो फौज के 9 मई किया है हम उस पर शर्मिंदा हैं, हम 9 मई के मुकदमात ख़त्म कराना चाहते हैं, हम कोर हेडक्वार्टर गए हैं, तो हम मान लेंगे ये बात कि ठीक है इनको ज़रूरत है माफ़ी मांगने की, ये ज़रूर जाएँ कोर हेडक्वार्टर में माफ़ी मांगने। किसी ने रोका है इनको? बिल्कुल ठीक है। हाफिज एहसान साहब, ये मुजम्मिल साहब ने तो एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग का नाम तो ना दें, सब्जेक्ट शुरू कर दिया है कि NRO, क्योंकि कई रोज़ से कुछ PTI के हमायती जो है वो खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश करवा रहे हैं कि खान से अब ज़मानतें होने वाले, तमाम मुकदमात होने वाले हैं, इस किस्म का माहौल बन रहा है। आपको लगता है कि कानूनी तौर पे जो मुकदमात इस वक्त खान साहब जिनको फेस कर रहे हैं उससे जल्द बाहर आने वाले हैं? देखिए मलिक साहब, 2-3 चीज़ें मैं इस पे आऊँगा। एक तो जिन केसेस की आपने इशारा किया है उसमें आप देखें कि 2 दिन पहले तोशाखाना केस के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कंसीड किया कि हमें जो PTI के चेयरमैन हैं उन पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट लगता है उस चीज़ के अंदर कि अगर आपकी प्रोसिक्यूशन ही किसी मामले के अंदर कंसीड कर दे। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि डिफेंस साइड ने साइफर केस के अंदर बुनियादी तौर पर जो सवाल किया तो खड़ा किया था वो ये था कि जी चूँकि डिफेंस काउंसिल जो हैं वो एक्यूज़ की मर्ज़ी के बगैर लगे हैं, उन्हें प्राइवेट काउंसिल्स को मौका नहीं दिया गया, तो लिहाजा ट्रायल जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे नहीं है और 342 की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब ये है कि वो ये केस लेके हाई कोर्ट के अंदर आए थे। जब हाई कोर्ट की कुछ उस पर ऑब्जर्वेशन आई तो उन्होंने वहाँ के ऊपर एक समरसॉट लिया और जो बुनियाद थी इस केस की हाई कोर्ट के अंदर आने की, वहाँ के ऊपर उन्होंने अब कह दिया है कि नहीं जी, जो डिफेंस काउंसिल ने कहा है और जो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की है, जिसके ऊपर उन्होंने केस खड़ा किया था, उसको अब मान गए। अब हो सकता है कि अगर ये बात इस चीज़ से आए तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को यूँ मान गए हैं तो उसके दोनों इम्पैक्ट निकल सकते हैं, बरी भी हो सकते हैं और यही उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट पर उन्हें सज़ा भी हो सकती है। तो लीगल स्ट्रैटेजी का भी एक इशू है। दूसरा, मैं आपसे जो आपका पहला सवाल है उस चीज़ के अंदर ये है, चूँकि हमने एज ए पोलिटिकल पार्टी के तौर पर, जितनी भी हमारी ये पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये हर मामले के अंदर बड़ा अब इन्होंने एक्सट्रीम व्यू लेना शुरू कर दिया पिछले 12-14 साल से, और वो जो नैरेटिव लेती हैं वो अगले की नॉन एग्जिस्टेंस तक चली जाती हैं कि उसकी हकीकत कोई नहीं मानती। अगर वो हुकूमत के अंदर है तो सबसे बड़ा नैरेटिव जो बिकता है वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट
और अदलिया पे तनकीद जो उस चीज़ के अंदर है। और जब यही लोग गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं तो ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, इसका आर्मी चीफ भी बड़ा प्रो डेमोक्रेसी है, और यही लोग ISI हेड ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ पे कैबिनेट के लोग भी लेके जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये GHQ भी जाते हैं, और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट से बाहर निकलते हैं तो फिर सारे सिस्टम के ऊपर तनकीद करते हैं। अगर वही चीफ जस्टिस जो है इस सुप्रीम कोर्ट का को बात करे तो उसके ऊपर जो है मर्जी हो तो मान ली जाए, मर्जी हो तो मैं कहता हूं कि अगर ये उन्होंने कर लिया है उस चीज़ के अंदर, तो जो मुजम्मल साहब वाली सिर्फ इस बात तक है कि फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑफिशियल लेवल पे फ्रॉम डे वन आनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। जो पॉलिटिकल डाइकॉटमी है उससे हमने बाहर निकल जाना चाहिए। और हमें, चूंकि देखें ना, पाकिस्तान की अदलिया भी हमारी है, पाकिस्तान की फौज भी हमारी है, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हमारी हैं, तो आना जाना किसी अब देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर को अगर बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो चला गया, तो हमने क्या उस प्राइम मिनिस्टर की दुर्गत बना दी। और यार मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस के पास गया तो हरज क्या है। सर बचा, मुझे आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट करना है। अतर काजमी साहब, ये जो बात की अभी हाफिज साहब ने कि हुकूमत में होते हुए हमारा रवैया कुछ और, हुकूमत से निकलते ही कुछ और, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हमारा सियासी बयानिया होता है इलेक्शन कैंपेन के लिए, और फिर इलेक्शन जीतने के बाद सियासी जमातें सारी उन ब्रीफिंग्स में जाती हैं, सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड भी होती हैं, आर्मी चीफ को डेमोक्रेटिक भी कहती हैं। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में इससे आपको एग्री करना पड़ेगा। ऐसा ही माहौल आपको नजर आता है। आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, ये लंदन से जवाब मांगते थे। इस वक्त जो उनकी कैबिनेट है और उसमें अपने लोग उनके कह रहे हैं कि हमें वजीर भी कहीं और से मिल गए हैं। मोहसिन नकवी साहब चाहें तो वो वजीर आजम भी बन जाए, उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला तक रुक गए। और इसीलिए सब कुछ हमने देखा। हमने वो जो देखा, जब बीबी की पहली गवर्नमेंट आई थी तो साहबजादा याकूब साहब उनको मिले थे विरसे में कि फॉरेन मिनिस्टर वही होगा। तो अब ये 2-3 और भी इस दफा मिनिस्टर मिल गए हैं, तो वो सिलसिला तो वैसे ही है। बाहर बैठे हैं तो ये बड़ी तनकीद करते हैं। इसी तरह PTI वाले दोस्त जब हुकूमत में थे उस वक्त कहते थे कि जो उधर से हमें फाइल आती थी वो बिल्कुल ठीक था और सब कुछ मामला ठीक चल रहा था। हमारी कानून साजी भी जो है वो इदारे हमारी मदद करवाते थे। उस वक्त मामला कुछ नहीं था। जब वो इक़्तिदार से बाहर आए तो उनको भी इशू हो गया। बाकी जो मुजम्मल साहब ने NRO वाली बात की है, वो उसमें थोड़ा सा मुझे तजाद लगता है। इसलिए कि एक तरफ मुजम्मल साहब कह रहे हैं कि वो फौज की क़यादत के ऊपर खान साहब जेल के अंदर बैठ के रोज इल्जामात लगा रहे हैं, उनके ऊपर रोज तनकीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो NRO मांग रहे हैं। तो NRO अगर मांग रहे हो तो वो तो फिर जेल में बैठ के उसको ये अच्छे पैगाम भेजें ना, वो इस तरह की बातें तो ना करें। ठीक है, काज़मी साहब, मुजम्मल सर, वर्दी साहब, हाफिज एहसान साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।